जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वायुमंडल की परतें, यानी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसकी 5 परतें होती है बेसिकली। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, मध्यमंडल मेसोस्फेयर और तापमंडल यानी थर्मोस्फेयर के अंतर्गत हम 2 मंडलों को कैटेगराइज करते हैं, आयन मंडल आयनोस्फेयर, बाह्यमंडल एक्सोस्फेयर। अगर आप इसे तापमंडल में डिवाइड ना करना चाहें तो आप डायरेक्ट आयन मंडल और मध्यमंडल भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी संरचना को थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल, जो कि 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ट्रोपोस्फेयर, और इसे यहाँ पर संवहनीय धाराएं होने के कारण संवहन मंडल कहते हैं। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व है, और वायुमंडलीय सारी घटनाएं जो होती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई सारी घटनाएं यहीं पर होती हैं। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, ये 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, और इसी में ओजोन मंडल आता है, जिसमें ओजोन लेयर होती है। और ओजोन लेयर सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा। और जो मध्यमंडल होता है यानी मेसोस्फेयर, वो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और आयन मंडल ये 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और बाह्यमंडल ये 640 के अलावा बाकी जितना भी एरिया है वो सब एक्सोस्फेयर में आ जाता है। कल के वीडियो में हमने आपसे इस बात पर डिस्कस किया था कि जो वायुमंडल है इसका कितना विस्तार है, इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हम मानते हैं या ऐसा हमारा अनुमान है कि पृथ्वी के चतुर्दिक या चारों ओर जितना भी वायुमंडल है या जो भी जितना भी ऊंचाई है वो सारा क्या है, वायुमंडल है। हम ऐसा अनुमान लगाते हैं। अब हम सबसे पहले क्षोभ मंडल को, अब हम सभी मंडलों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। ये 0 से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 8 से 18 मतलब 8 किलोमीटर यह पृथ्वी के ध्रुवों से और 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा से या फिर इक्वेटर से है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती हैं। मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी में होने के कारण इसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो पृथ्वी के टेम्परेचर से डिफरेंस जो होता है वो 1 डिग्री का हो जाता है। मान लीजिए कि आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी से आप अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और फिर पृथ्वी के और अगर आपका डिफरेंस देखा जाए टेम्परेचर का तो वो 1 डिग्री होगा, औसत ऐसा है। और हम दूसरे मात्रक में इसे देखें किलोमीटर में, तो अगर आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस 6.4 डिग्री सेल्सियस होगा। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर संवहनीय धाराएं चलती हैं। यह जो संवहनीय धाराएं होती हैं वो इसी मंडल तक ही सीमित होती हैं, अदर मंडल में नहीं जाती हैं। अब संवहनीय धाराएं भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको समझाने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना चाहती हूँ संवहन क्या होता है। संवहन कुछ नहीं है, बस स्थानांतरण है ऊष्मा का, कणों का। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उनका ट्रांसफर करते हैं यानी स्थानांतरण, तो वो कहलाता है संवहन। तो आप सिर्फ संवहन समझिए कि संवहन स्थानांतरण है, और धाराओं में भी ये लागू होता है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। अधोमंडल क्योंकि आधी घटनाएं, अधिकतर जो घटनाएं हो रही हैं वो सब यहीं पर हो रही हैं, तो अधोमंडल। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस मंडल की सीमा विषुवत वृत्त से 18 किलोमीटर आपको बता चुके हैं, और ध्रुवों से 8 किलोमीटर। अब कुछ लोग शायद ये नहीं जानते होंगे विषुवत रेखा
वैसे उम्मीद करती हूँ सभी को पता होगा। जो विषुवत रेखाएं हैं वो कुछ नहीं है, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक आड़ी रेखाएं जिनको हम अक्षांश कहते हैं, और उसी में से हम एक मानक रेखा जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसी को बोलते हैं विषुवत, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को बराबर 2 भागों में डिवाइड करती है। यहीं से अगर हम ऊपर 18 किलोमीटर जाते हैं तो यहाँ तक जो विस्तार है वो क्षोभ मंडल का है। ऊपरी क्षोभ मंडल में, यानी जो ऊपर क्षोभ मंडल है, वो जेट वायु धाराएं प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर जलवाष्प, धूल कणों का अधिकांश भाग इसी में रहता है, और इसी के संघनन से वर्षा का फॉर्मेशन होता है, बारिश का। इस मंडल को परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है, हम आपको बता चुके हैं कि इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं, लेकिन इसे परिवर्तन मंडल कहने के कितने सारे रीजन है वो आप देख लीजिए। इसमें ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। आपको बताया गया है कि अगर हम पृथ्वी से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री होता है, तो ये तो होगा तापमान का डिफरेंस। अब देखिए जलवाष्प, यानी अगर पृथ्वी पर जलवाष्प यानी जो वाटर वेपर होता है उसका अनुपात कुछ और है, और अगर हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो उसका डिफरेंस अलग हो जाता है। कल भी हमने इस बात पर डिस्कस किया था कि जो वाटर वेपर होता है उसका जो अनुपात है वो नियत नहीं है। वैसे जो 90% होता है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही रहता है, और बाकी रेस्ट ऑफ ऊपर रहता है 8 किलोमीटर के ऊपर। एरोसोल, एरोसोल क्या है ये भी जानने वाला विषय। एरोसोल कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, और ये ऊपर जाकर के वायु के कांटेक्ट में आते हैं और उससे मिक्स हो जाते हैं, या कोलाइडी बिलियन टाइप का बनाते हैं। हम इसी को एरोसोल कहते हैं। वो ठोस कण बूंदें भी हो सकती हैं पानी की छोटी छोटी, जो वायु से कांटेक्ट करती हैं। तो ये तो हो गया एरोसोल। और चौथा है गैसों का अनुपात। जो गैसें हैं नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो गैसें, इनका जो अनुपात होता है वो भी चेंज होता है ऊंचाई के अकॉर्डिंग। तो ये तो होगा इसके परिवर्तन मंडल कहलाने के रीजन्स। इस परत को विक्षोभ एवं भंवर के प्रभुत्व के कारण संवहनीय परत कहते हैं। मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब यहीं घटित होती हैं। एग्जाम्पल हो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कुछ नहीं होता है, जब सूर्य की बहुत ज़्यादा तेज किरणें आती हैं और वो जब जल पर पड़ती हैं तो जल क्या होता है, भाप बनने लगता है, और जब वो भाप बनता है ना, उसी भाप को हम वाष्प कहते हैं, और भाप बनने की प्रक्रिया वाष्पीकरण है। आई थिंक आपको समझ आया होगा ये। और फिर वाष्पीकरण होने के बाद वो ऊपर उठती हैं, और ऊपर वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित होती, इसको हम कहते हैं संघनन। एवं विभिन्न रूपों में वर्षण। विभिन्न रूपों में वर्षण का मतलब है कि वर्षा पानी की भी होती है, नॉर्मल पानी की, अम्ल वर्षा भी होती है, और ओला के साथ भी वर्षा होती है, बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है, बिजली की चमक के साथ वर्षा होती है। ये विभिन्न प्रकार के वर्षण हुए। ओस वगैरह पड़ती है, पाला, तड़ित झंझा, वायुमंडलीय तूफान, चक्रवात, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून आदि इसी मंडल में घटित होते हैं। अब हम देख लेते हैं अगला मंडल है हमारा समताप मंडल। इसका विस्तार जो है, आपको ये तो पता है कि 8 से 18 तक कौन है, क्षोभ मंडल है, और इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक जो है वो है समताप मंडल। इसमें ओजोन परत भी है, जो कि इसका विस्तार है 15 से 35 किलोमीटर तक। इस कारण हम इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं, समताप मंडल को। ओजोन गैस क्या करती है, ओजोन जो परत होती है वो सूर्य से आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको सोख लेती है, और जो हानिकारक किरणें होती हैं पराबैंगनी, खासकर उनको, इस वजह से वो भूतल पर नहीं आ पाती है, यानी भूमि पर नहीं आ पाती है, और पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, यानी जो तापमान है, उसको नियत रखती है, जिससे कि पृथ्वी गर्म नहीं हो पाती है ज़्यादा, वरना ज़्यादा गर्म होकर ब्लास्ट भी हो सकता है। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान
स्थिर रहता है। यानी अगर इस मंडल का जैसे 18 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, ये स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे ही हम 20 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे इसके तापमान में वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें वृद्धि होने का रीज़न क्या है कि पहले तो इसका तापमान नियत था और फिर बढ़ रहा है। क्या रीज़न है इसका? तो इसका रीज़न है, आपको पता है कि 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली परत है, वो है ओजोन परत। और ओजोन लेयर उन किरणों को एब्जॉर्ब करने के कारण गर्म हो जाती है। अब जब सूर्य से किरणें आएंगी, ऑब्वियसली सूर्य की किरणें गर्म है और वो उसको अपने अंदर समाहित करें तो वो भी गर्म हो जाएगी, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये आपको समझ आ गया कि टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि क्यों हो रही है, ये समझ गए। समताप मंडल बादल एवं मौसम संबंधी सभी घटनाओं से मुक्त है, क्योंकि ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं हैं, यानी जो हवाई जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए एक नियत जो दशाएं होती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। कभी कभी मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का, जैसे जो नॉर्मल मेघ होते हैं जिनसे बारिश होती है पृथ्वी पर, वो तो क्षोभ मंडल में बनते हैं। लेकिन समताप मंडल में भी मेघ बन रहे हैं, लेकिन वो एक विशेष प्रकार के मेघ हैं जो धरती पर वर्षा नहीं करने वाले हैं। इनको हम मूलाभ मेघ कहते हैं और इनको इंग्लिश में बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स, मूलाभ मेघ, जो कि पृथ्वी पर बारिश नहीं करते हैं। अगला मंडल है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर जो तापमान है वो क्या है, ऊंचाई बढ़ने पर घट रहा है और ये घटते घटते -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जो कि वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान है। पूरे वायुमंडल में अगर हम सबसे न्यूनतम तापमान कहीं देखने जाएं तो वो कहाँ पर, मध्य मंडल में मिल जाएगा आपको। वह इसकी ऊपरी सीमा से बाद पुनः ताप में वृद्धि होने लगती है, यानी एक निश्चित दशा है जहाँ पर तापमान, जहाँ तक तापमान बढ़ना है, और उस नियत जगह को अगर आपने पार किया तो वहाँ पर तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्रांतिक कहते हैं। जिसे क्रांतिक वेग होता है, क्रांतिक ताप होता है कि ये एक निश्चित दशा तक बढ़ेगा और अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो वो घटने लगेगा। तो यहाँ पर भी वैसी स्थिति ही है कि यहाँ पर टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन एक निश्चित दशा है कि इसकी ऊपरी सीमा से ऊपर जाने पर तापमान में क्या है, वृद्धि शुरू हो जाती है। 90 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के वातावरण की जो सबसे ठंडी परत है वो पूरे वायुमंडल में मध्यमंडल में पाई जाती है। इस परत में उल्का पिंड चलते हैं। उल्का पिंड यानी जो उल्का पिंड आ रहे होते हैं वो इस मंडल में चल जाते हैं। सबसे इसके रीजंस कई सारे हैं, जैसे कि पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सबको अपनी ओर एक निश्चित वेग से खींच रही है, और जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही होती है तो उसमें एक बल लग रहा होता है, घर्षण बल, घर्षण। तो जब वो चल रही होती है तो वायु के साथ उसका और विभिन्न तत्वों के साथ घर्षण होता है, और जब घर्षण होता है तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि जलाने में, किसी भी वस्तु को जलाने में एक अहम रोल प्ले करती है। तो उसी की वजह से ये जल जाते हैं। ये उल्का पिंड के साथ ही नहीं बल्कि जो सैटेलाइट्स भी होते हैं और जो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और जब वो पृथ्वी को उड़ा रहे होते तो वो भी बीच में ही जल जाते हैं। इसीलिए अब क्या किया जा रहा है कि एक नई समस्या अंतरिक्ष में आ रही है, वो ये है कि सैटेलाइट्स जो खराब हो जाते हैं वो घूमते रहते हैं और एक निश्चित समय के बाद वो पृथ्वी को आते हैं और वो कहीं पर भी तबाही मचा सकते हैं। तबाही तो नहीं कहेंगे, बट वो किसी पर्टिकुलर एरिया को थोड़ी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि हानिकारक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, वुड यानी लकड़ी के सैटेलाइट बनाएगी। ये तो न्यूजीलैंड ने शुरू भी कर दिया है,
बड़ा अच्छा काम किया है कि इससे लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होगी और हमारा अंतरिक्ष भी गंदा नहीं होगा, वहाँ पर भी कचरा नहीं होगा। तो ये तो हो गया उल्कापिंड का। इस परत में सांस लेना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें हवा बहुत ज़्यादा कम होती है या न्यून होती है। आपको पता है कि हम सांस क्यों ले पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर हवा होती है, यानी वायु होती है। बिना वायु के हम सांस नहीं ले सकते हैं। कोई भी हवाई जहाज, फाइटर जेट, एयर बलून इस परत तक पहुंचने के लिए ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। यानी अगर कोई जहाज चाहता है कि वो यहाँ तक पहुंच जाए उड़ान भर के, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम अगला देख लेते हैं आयन मंडल। आयन मंडल जो है वो है 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि होती है। वृद्धि तो होती है लेकिन तेजी से वृद्धि होती। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि अभी हमने पिछले मंडल में पढ़ा कि इसमें पहले वो तापमान घट रहा था और फिर एक निश्चित दशा के बाद बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन एक तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है जिन्हें आयन कहा जाता है। विद्युत आवेशित कण क्या होते हैं? आप सभी ने एक प्रैक्टिकल जरूर किया होगा। अगर हम अपने पेन को अपने बालों में थोड़ा सा रगड़ करके धूल के कणों में उस पेन को दिखाते हैं तो उस पेन की ओर छोटे छोटे कण आकर्षित होते हैं। इसी को कहते हैं हम आवेशित होना किसी कण का, ठीक है, और जिन्हें हम आयन कहते हैं। और इस आयन की वजह से हम इसको आयन मंडल कहते हैं। इसी की अधिकता के कारण हम इसको आयन मंडल कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करती हैं। परावर्तन हमने अगले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर परावर्तन कुछ नहीं होता जब प्रकाश की किरण किसी समतल से आकर टकराती है और वो फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब आपको ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा, चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। जो दर्पण होता है जिसपे आप अपना फेस देख रहे होते हैं, उस पर आपने कभी अगर नोटिस किया हो, अगर नहीं किया तो कीजिएगा, कि उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो हमें अलग सी रोशनी दिखाई पड़ती है। आप कभी गौर कीजिएगा, तो वो उसी दिशा में वापस जा रही होती है, इसलिए हमें दिखाई पड़ती हैं। ये प्रैक्टिकल आप जरूर करके देखिएगा तो आपको परावर्तन इजीली समझ आ जाएगा। और बेतार संचार को संभव बनाते हैं आयन मंडल। बेतार क्या होता है? यानी वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन के जन्मदाता माने जाते हैं जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। हाँ, आप कहेंगे ये तो वनस्पति वैज्ञानिक है। जी हाँ, ये वनस्पति वैज्ञानिक भी हैं, लेकिन आपको बता दें ये एक फिजिशियन भी हैं जिन्होंने बेतार संदेश के माध्यम से संदेश भेजने का सबसे पहले प्रयास किया और उसको सफल भी बनाया। अगला डिस्कस करते हैं लास्ट, बाहमंडल यानी एक्सोस्फीयर। ये 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला है। यानी 640 के ऊपर जितना भी क्षेत्र है वो सब क्या है? एक्सोस्फीयर है। इस वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है और ये 640 के ऊपर समस्त एरिया इन्हीं का है। इस परत का तापमान काफ़ी अधिक है। इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 300 डिग्री एंड 1650 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1650 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका जो टेम्परेचर है वो रहता है। जैसे जैसे परत की ऊंचाई बढ़ती जाती है धीरे धीरे प्राणिक अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। आपने एस्केप वेलोसिटी का नाम जरूर सुना होगा, यानी पलायन वेग। पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है कि जिस स्पीड से अगर आपने किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया ना तो वो कभी वापस नहीं आएगी। ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड समथिंग होता है। तो ये उसी प्रकार से है कि इस परत की जितना ही ऊपर आप चले जाएंगे उसके बाद फिर विलीन हो जाएंगे। इस परत में ऑक्सीजन यानी O2, आर्गन और हीलियम आदि जैसी गैसों की कम से कम मात्रा होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के न्यूनतम होने के कारण
गैसों के कण अंतरिक्ष में चले जाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो नग्न गुरुत्वाकर्षण है, और इसकी वजह से जो कण होते हैं वो डायरेक्टली चले जाते हैं, यानी किसी प्रकार का यहाँ पर रोक टोक नहीं है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण होता है तो उसमें कई प्रकार के बल बीच में लग रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर नहीं जा पाता। लेकिन जब हमने किसी भी प्रकार के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको खत्म ही कर दिया, डायरेक्ट सीधे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो इस वजह से वो कण में अंतरिक्ष में चले जाते हैं डायरेक्टली। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी जो वायुमंडल होता है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें अरोरा ऑस्टियोलिस और अरोरा बोरियोलिस जैसी घटनाएं होती है। आप कहेंगे ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य की जो संरचना होती है, उसकी जो लास्ट संरचना होती है, उसमें होता है एक संवहनीय मंडल। तो संवहनीय मंडल से क्या होता है, सूर्य कुछ नहीं है, सूर्य एक आग का गोला है जिसमें हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या है, जल रही है, और जल रही है वो हीलियम में परिवर्तित हो रही है। तो जब जल रही होती है तो उससे आग की लपटें निकल रही होती हैं, और जो लपटें उस संवहनीय मंडल से बाहर निकल जाती हैं तो उनको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसका गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसको हम कहते हैं अरोरा। ठीक है। और ऑस्टियोलिस का मतलब है कि दक्षिणी ध्रुव पर, और बोरियोलिस का मतलब है उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है। अब ऑस्टियोलिस को कैसे याद रखेंगे? ऑस्टियोलिस, ऑस्ट्रेलिया नीचे ही तो है ना, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। अरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातः काल या फिर डाउन, जबकि बोरियोलिस और ऑस्ट्रेलियस का क्रमबद्ध अर्थ उत्तरी और दक्षिणी होता है। इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए दक्षिणी जो ध्रुव होगा वहाँ पर अगर जो सूर्य की जो अरोरा होती आ रही होती है उसको, और उत्तरी पर बोरियोलिस कहते हैं। इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, उत्तर ध्रुव पर प्रकाश और दक्षिण ध्रुव पर प्रकाश। वास्तव में अरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश यानी कॉस्मिक ग्लोविंग लाइट्स होते हैं, जिसका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगे यानी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज फ्रॉम द सन सरफेस के कारण होता है। अरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी यानी मल्टी कलर्ड फायरवर्क्स की तरह दिखाई पड़ते हैं, और ये आधी रात के समय दृष्टिगोचर होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं अरोरा ऑस्ट्रेलिस और बोरियोलिस के बारे में, जब ये घटना घटित होती है तो जो हमारा संचार माध्यम होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब भी कभी ऐसा हो ना कि अपन किसी को फ़ोन लगा रहे हैं और किसी और व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, तो ये संचार में जो गड़बड़ी पैदा होती है वो इसी की वजह से होती है, इस अरोरा ऑस्ट्रेलिस और बोरियोलिस की वजह से। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।